हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों का नीट 2026 का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और पिछले साल की तुलना में इस बार का पेपर का लेवल थोड़ा सा कम ही माना जाएगा, कम ही है ऑब्वियसली। तो मैं आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस नीट 2026 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कस करने वाला हूं। कुल मिला के ऑर्गेनिक में इस बार 14 सवाल आए हैं और कुछ सवाल तो बहुत ही आसान सवाल आया है और कुछ सवाल ऑब्वियसली हर साल की तरह आप देखोगे कि उसमें ऑप्शंस थोड़े क्लोज हैं और उस पर थोड़ा सा थिंकिंग की आवश्यकता थी। सो लेट अस स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। तो जो पहला सवाल जो आया है पेपर में वो एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आया है। इसमें बोला गया है द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू द रिगार्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो करेक्ट स्टेटमेंट, डीएनए पॉसेस अ सिंगल स्ट्रैंड, बेटा इसके वजह से ये गलत हो गया, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और तीसरे को अगर देखो तो आरएनए पॉसेस अ डबल स्ट्रैंड, तो डबल स्ट्रैंड जो है वो उस वजह से क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड रहता है। अब हम देख रहे हैं कि आरएनए पॉसेस सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थायामीन, नहीं यहां थायामीन नहीं, यहां पर होना चाहिए था यूरासिल। सो ये भी गलत हो गया। और डीएनए पॉसेस अ डबल बॉन्ड स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर कंटेन्स थायामीन एज वन ऑफ द फोर बेसिस, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर विल बी 2 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये डायरेक्ट सवाल था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है उसके हिसाब से। बच्चों क्वेश्चन है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हमें क्वांटम नंबर्स को मैच करते हुए ऑर्बिटल का नेम बताना है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको दे रखा है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको मालूम है n इक्वल टू 2 होगा और l इक्वल टू 1 होगा, तो उस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं 2p। तो मतलब ए वाला हमारा मैच हो रहा है सेकंड से। बच्चों सेकंड में है 4 and 0, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो ये हमारा सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहेंगे क्या हो गया है 4s। तो बच्चों ये हमारा मैच हो रहा है थर्ड से। फिर हम कहेंगे n5 है, l3 है, n5 l3, तो बच्चों ये हो गया है 5f। 5f मतलब C हमारा मैच हो रहा है 4 से। फिर नेक्स्ट वाला है बच्चों n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, दैट इज 3d। तो बच्चों 3d वाला हमारा है फर्स्ट। तो ये मैचिंग हमारी हो गई है, A रिलेटेड विद द 2, B रिलेटेड विद द 3, C रिलेटेड विद द 4। तो आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सेकंड जाएगा। ठीक है, क्लियर? During Lassagne test, the elements present in an organic compound are converted from। तो Lassagne टेस्ट में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली कोवेलेंट इन नेचर होता है उसको सोडियम के साथ ना हम लोग बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो सोडियम का काम क्या होता है कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो सबको आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। Lassagne टेस्ट में हम लोग जो सोडियम के साथ जो हीट करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। कोवेलेंट फॉर्म टू कोवेलेंट गलत है, आयनिक टू आयनिक भी गलत है और आयनिक से कोवेलेंट बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आंसर विल बी फर्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल जो है वो रिएक्शन रिलेटेड, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। इसमें और इसमें आपको नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बताने हैं। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही सवाल है। आप देखोगे कि भाई सबसे पहले यदि अगर हम लोगों ने बेंजीन का ट्रीटमेंट कर दिया Cl2 एक्सेस और AlCl3 जो कि पहला रिएक्शन है, ये ESR रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमें मिलता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसमें हम लोग को मिल जाएगा 6 Cl लगा हुआ
हेक्साक्लोरोबेंजीन, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट रिएक्शन। और यही अगर बेंजीन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं Cl2 अगेन इन एक्सेस क्वांटिटी एंड HNu, सो इट इज अ रेयर रिएक्शन, दैट इज रेडिकल एडिशन ऑन बेंजीन रिंग, और इसमें हमें मिल जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आंसर इज ये 6 Cl लगा हुआ, जिसको हम लोग गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिला के 6 Cl पहले में और 6 Cl दूसरे में, सो 6 and 6 विल बी द करेक्ट आंसर, देयरफॉर द आंसर इज 4th, देयरफॉर आंसर इज 4th। 6 Cl एटम हमें X और Y प्रोडक्ट में मिलेंगे। Two product X and Y are formed in the following reaction sequence. Two products, ठीक है भाई। पहला वाला जो रिएक्शन सीक्वेंस है मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग बेंजीन पे CH3Cl और AlCl3 का प्रयोग कर रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें हमें मिलेगा मिथाइल बेंजीन, दैट इज टॉल्वीन, और इस टॉल्वीन का हम लोग करा रहे हैं नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रेशन, तो हमें इसमें मिलेगा ऑर्थोपैरा नाइट्रोटॉल्वीन, ऑर्थोपैरा नाइट्रोटॉल्वीन हमें मिलेगा। और अगर इसमें हम लोग सिंपल अगर लॉजिक लगाएं तो इस ऑर्थोपैरा नाइट्रोटॉल्वीन में जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट वो लगभग ऑर्थो वाला जो है, ऑर्थो और लगभग पैरा वाले का ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि यहां का डाइपोल मोमेंट जो है ऊपर से नीचे और यहां का डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा वाला का थोड़ा सा ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है, और ऑर्थो वाले का थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का अंतर नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का अंतर नहीं होता है तो जो मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो वी कैन सेपरेट द बोथ प्रोडक्ट X and Y. Separation of the product X and Y, the answer will be fractional distillation. Answer is 4th. आइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ClF3 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। ये रहा ClF3, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7, 3 कहाँ निकल लिए फ्लोरीन के साथ, बचे कितने, 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लॉन पेयर बनेंगे, आंसर है 2। 2 तो लॉन पेयर है, 3 सराउंडिंग एटम है, यानी सिग्मा बॉन्ड 3 है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर आएगा 5। और स्टेरिक नंबर 5 में इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री जो आप बनाते हो वो कौन सी बनाते हो, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब इस ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 2 लॉन पेयर आप कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बचे हुए 3 फ्लोरीन कहाँ रखोगे, यहाँ पर। भाई 2 फ्लोरीन एक्सियल आ जाएंगे एक इधर, और ये शेप कौन सा है, टी शेप। तो 2 लॉन पेयर टी शेप कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। इट हैज टी शेप एंड 2 लॉन पेयर। The functional group that can be identified through Phthalate dye test, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। फेनॉल का थैलिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हम लोग एक टेस्ट, एक रिएक्शन के तौर पर पढ़े थे, उसे थैलिन डाई टेस्ट कहते हैं। एंड डेफिनेटली इट इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग फेनोलिक OH, ऐसा OH जो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, फेनोलिक OH को आइडेंटिफाई करने के लिए ये थैलिन डाई टेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये डायरेक्ट सवाल आपका फिर से आया इसमें। में है कोड नंबर 14 के अकॉर्डिंग 53, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. Mass of copper deposited at cathode बच्चों आपसे पूछा गया है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेराडेज लॉ से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन है। फेराडेज लॉ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, W/E=IT/F। हमें डिपॉजिट वेट निकालना है W। बच्चों वेट, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट अपॉन
वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट 63 दे रखा है, 63.5 नहीं, 63 से ही करना है। और हम जानते हैं कॉपर का वैलेंसी फैक्टर Cu+2 के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा। करंट की वैल्यू है 1.5। बच्चों टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट, मतलब 10 × 60। फैराडे की वैल्यू उसने दे रखी बच्चों 96487, 96487। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग वेट देख लीजिए, सॉल्व कर निकालिए। कर लिया बच्चों सॉल्व? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आपको मैच करना, तो हम सबको पता है बेटा V2O5 कहाँ यूज होता है, या कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। आयरन कहाँ यूज होता है, अमोनिया बनाने में, हेबर प्रोसेस में। PDCl2 कहाँ यूज होता है, इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने में, ऑक्सीडाइज करने में। ये आपको सारी की सारी बातें कहाँ मिलेगी, D&F ब्लॉक के यूजेस पढ़ें, वहाँ पर NCERT में दिखाई देगी। और निकल कॉम्प्लेक्स कहाँ आता है, अल्काइन के पॉलीमराइजेशन में। तो V2O5 यानी A किससे मैच करेगा, थर्ड से, B किससे मैच करेगा, फर्स्ट से। इसके अलावा A थर्ड से, B फर्स्ट से, C किससे मैच करेगा, फोर्थ से, और D किससे मैच करेगा, सेकंड से। यानी आंसर क्या आएगा इसका, शेप बताने हैं। मेरे हिसाब से हम सबको पता है अगर प्लेटिनम +2 में है तो इसके साथ कोई भी लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा लो वो तो DsP2 में आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा। तो ये तो आने वाला है स्क्वायर प्लेनर, यानी A किससे मैच करने वाला है, थर्ड से। अब देखते हैं B को। B में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 6 आ रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। A थर्ड से, B फर्स्ट से मैच करेगा। आंसर ये रहा सामने। बाकी आप देख ही सकते हो, ये टेट्राहेड्रल और ये क्या रहेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर 107 है तो 1 को क्या बोलोगे, अन बोलोगे ना बेटा, 0 को क्या बोलोगे, निल बोलोगे ना, और 7 को क्या बोलोगे, सेप्ट बोलोगे ना। तो नाम क्या हुआ, अन निल सेप्टियम। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देख रहे हो तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर साफ दिखाई दे रहा होगा, कितना आ रहा है, 6। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ आएगा 0, इधर आएगा -1। सम कितना होना चाहिए, +2। तो एल्यूमिनियम कितना रखना पड़ेगा, +3 रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। सही स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम Al+3, इनको अरेंज करना है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। पीरियोडिक टेबल उठा के देखो आप, सेम मिलेगा, यही डेटा मिलेगा आपको। वहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होगा। अच्छा Mg+2 और Al+3 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। चार्ज बढ़ने पर साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। कैटायनिक स्पीसीज छोटी होगी, न्यूट्रल स्पीसीज बड़ी होंगी, क्योंकि आसपास के एलिमेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये बड़े साइज में, इनमें भी सबसे बड़ा क्या है, मैग्नीशियम है। तो क्या इनमें लार्जेस्ट स्पीसीज एल्यूमिनियम है, नहीं, वो मैग्नीशियम है। और क्या इसमें स्मॉलेस्ट स्पीसीज Mg+2 है, नहीं, वो Al+3 है। यानी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड। वो यही तो बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा। हेलो बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कोड 14 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। गिवन बिलो एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ln k = 14.34 - 1.25 × 10⁴/T। ये आपको दे रखा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपसे पूछी है, किसमें, किलो कैलोरी में।
तो बच्चों सबसे मेन बात है ये ln की फॉर्म में, मतलब e टू द बेस की फॉर्म में दे रखा है। अगर हम इसको 10 टू बेस की फॉर्म में लिखें तो log k इजकल टू 14.34 अपॉन 2.303 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 2.303 t। क्योंकि बच्चों लॉग में कन्वर्ट किया है तो 2.303 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, वो मैंने डिवाइड में ले लिया है। अब हमारा स्टैंडर्ड आर्हेनियस इक्वेशन है log k इजकल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हम देखें EA अपॉन R, क्योंकि 2.303 तो कट हो ही जाएगा बच्चों, इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है 1.25 इंटू 10 की पावर 4। आर की वैल्यू अगर हम रखते हैं कैलोरी के हिसाब से तो बच्चों वो 2 होती है, लेकिन किलो कैलोरी में मांग रहा है तो 2/1000 जाएगा, 2/1000। तो बच्चों यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास नियरली 24.84 आंसर बनेगा 24.84, मतलब आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए आप लोग एक बार। हाँ जी बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन और है इसके अंदर। Phenolphthalein is used as an indicator for the titration of NaOH with standard solution of oxalic acid। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर का क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है कि जनरली जो वीक होता है वो हम नीचे फ्लास्क में लेते हैं और जो स्ट्रांग होता है वो हम ऊपर ब्यूरेट में लेते हैं। तो NaOH हमारा ब्यूरेट में होगा और ऑक्सैलिक एसिड हमारा नीचे फ्लास्क में होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड करते जाएंगे। कब तक ऐड करेंगे? व्हेन कलर चेंज जस्ट स्टार्ट। तो पहले क्या था? कलरलेस। अब बच्चों कहां पर? एल्कलाइन पर पूछा उसने। ऑब्जर्व एट एल्कलाइन पॉइंट पर पूछा है बच्चों, तो हम कहेंगे कलरलेस विल कन्वर्ट इनटू पिंक। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए आप लोग एक बार। अगेन एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन चैप्टर से सीधे सीधे सिंपल एनसीईआरटी का रिएक्शन कि भाई मीथेन CH4 का जब रिएक्शन हम लोग स्टीम के साथ अगर कराते हैं, स्टीम के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 1273 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हीटिंग, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। ये लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। व्हाट इज डाइहाइड्रोजन? इट इज सिंपली H2 गैस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, आंसर इज फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। मैचिंग, वेरी सिंपल मैचिंग। पहला जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60 में, इसको कहते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। और क्यूमीन से फेनॉल बनाने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फेनॉल का प्रिपरेशन में क्या रिएजेंट यूज करते हैं? व्हेन द क्यूमीन इज हीटेड इन ऑक्सीजन, मतलब एयर, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है और उसके बाद डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें फेनॉल प्लस असीटोन मिलता है। देयरफॉर क्यूमीन से फेनॉल बनाने का तरीका जो है वो मैच करेगा बेटा ये सेकंड के साथ, ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट फॉलोड बाय डाइल्यूट H+ विल गिव फेनॉल एंड असीटोन। एसिटिक एसिड से इथेनॉल बनाना, एसिटिक एसिड से इथेनॉल बनाना, सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड से बना लेंगे ईस्टर, दैट इज CH3OH के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हमें मिलेगा ईस्टर CH3C डबल बॉन्डेड O OCH3। और उसके बाद जब इसका हम लोग कर देंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन
H2PT हीट कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो हमें मिल जाएगा 2 मोल अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH और साथ में मिल जाएगा CH3OH। कहने का मतलब है कि हमें इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा एसिटिक एसिड से, इसलिए बी का मैचिंग चलेगा थर्ड के साथ, बी का मैचिंग चलेगा थर्ड के साथ। उसके बाद देखिए सी से, सी प्राइमरी अल्कोहल है 1 प्रोपानॉल से 2 प्रोपानॉल, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दिया जाए, प्रोपीन बना लिया जाए और प्रोपीन का फिर से हाइड्रेशन करा दिया जाए, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से आपको 2 प्रोपानॉल मिल जाएगा। देयरफॉर इट विल मैच विथ 4। और इसमें रिएक्शन क्या आएगा बेटा, हम यहीं पर सिंपल सा रिएक्शन लिख दे रहे हैं कि अगर इसको हम लोग H प्लस हीट माने H2SO4 के साथ हीट कर देते तो हमें मिल जाता प्रोपीन, और इस प्रोपीन को वापस हम लोग अगर H प्लस वाटर के साथ हाइड्रेशन शो करते तो हमें मिल जाता प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल। ये रिएक्शन हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट और H प्लस वाटर, तो सी मैच किया 4 के साथ। और बेंजीन से हमें बनाना है फेनॉल, तो हम लोग एनसीईआरटी का रिएक्शंस को याद करेंगे। बेंजीन से सबसे पहले बनाइए सल्फोनिक एसिड, और फेन सल्फोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ मोल्टेन NaOH डायरेक्टली गिव्स फेनॉल, एंड दैट मेथड विल बी, इट विल मैच विथ फर्स्ट, दैट इज ओलियम के साथ सल्फोनेशन और NaOH के साथ हम लोग को मिल जाएगा फेनॉल। सो A2B3C4, A2B3C4 और D1, therefore the answer will be third। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, A2B3C4 और D1 आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर एवरीवन? द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल डेट आर मेटामर, बहुत ही आसान सवाल, और जब भी कोई मेटामर पढ़ाता है या पढ़ता है उसको पहला एग्जाम्पल यही बताया जाता है इथर को लेकर कि CH3 CH2 CH2 OCH3 और CH3 CH2 OCH2 CH3 आपस में क्या है, तो ये मेटामर है, क्योंकि ऑक्सीजन एक पॉलीवेलेंट एटम है जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुपिंग का डिफरेंस है, देयरफॉर दिस टू आर मेटामर। इसमें आंसर सीधे सीधे पहला वाला था, बहुत ही आसान सवाल। सेकंड वाला क्या है, ऑब्वियसली ये तो चेन आइसोमर है। थर्ड वाला क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फोर्थ वाला क्या है, ये पोजीशन आइसोमर है। पहला वाला मेटामर है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एक बार फिर से। आपको याद होगा प्लेटिनम +2 के साथ ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें DsP2 आएगा, स्क्वायर प्लेनर आएगा, और स्क्वायर प्लेनर में आपको याद होगा कि एक बार 2 NH3 के बीच में 90 का एंगल, एक बार 180 का एंगल। एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, यानी इसमें कौन सी आइसोमेरेज मिलेगी, GI मिलेगी। यहाँ पे आपको याद है ना, अगर आपके पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड दिखाई दे जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑप्टिकल तो मिलती ही है। हाँ, सारे डोनर एक जैसे हैं, सारे डोनर एटम एक जैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है GI तो कैसे मिलेगी। यानी बी किससे मैच करेगा, फर्स्ट से मैच करेगा। NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए होता है, डब्बे के अंदर H2O है, डब्बे के बाहर anion है, Cl- को H2O के साथ क्या करो, एक्सचेंज करके देखो। एक Cl अंदर जाएगा, एक H2O बाहर आएगा, और वो जो आइसोमर आप क्रिएट करोगे उसे क्या नाम दिया जाएगा, सॉल्वेट आइसोमर या फिर हाइड्रेट आइसोमर। यानी ये किससे मैच करेगा, सेकंड से। देखो जरा, A को किससे मैच करना चाहिए, थर्ड से। B को किससे मैच करना चाहिए, फर्स्ट से। C को किससे मैच करना चाहिए, फोर्थ से। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। .4 ग्राम ऑफ यूरिया, तो आपको यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, जनरल है, सबको आता भी है। क्या है बच्चों, NH2CO NH2।
पहले हम सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलर मास आपको दे भी रखा है बच्चों, यूरिया का कितना होता है 60। मोल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए मोल इंटू Na की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये मॉलिक्यूल आ गए। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, तो बच्चों हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी जो फॉर्मूले में है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है 2 and 2 4, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहां से अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये नियरली 10 बार कट हो रहा है। देखिए आप अप्रोक्सीमेशन से क्या करो, नियरली 10 बार कट, 10 से डिवाइड करें तो 0.54 इंटू 4 करेंगे, 0.54 इंटू 4 करेंगे तो बच्चों नियरली 2.1 इंटू 10 की पावर 23। अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो इजीली जल्दी से हो जाएगा, वरना बच्चों डेसिमल कैलकुलेशन में आप बहुत टाइम लगा सकते हैं। तो 2.168 इंटू 10 की पावर 23 मतलब आंसर सेकंड हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए बच्चों एक बार। टाइटेनियम +2, बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइटेनियम +2 में 3d2 है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 आएंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 आएंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी ये कितना आया √8, और √8 की वैल्यू क्या आएगी 3 से थोड़ी सी कम, यानी 2.84। तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4 आने वाला है। For a certain reaction R gives product, the plot of concentration, बच्चों R रेट नहीं है, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देंगे R इज द रेट, रेट के साथ नहीं है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। तो बच्चों ये ग्राफ प्लॉट भी हमने नोट्स में भी कर रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम। और बच्चों कंसंट्रेशन मतलब फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज A माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि x जीरो ऑर्डर के हिसाब से होता है kT, तो बच्चों माइनस KT प्लस A। कंपेयर करिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये हमारे पास आ गया है y, क्योंकि y एक्सिस पर लिखा है कंसंट्रेशन, और ये हो गया है x क्योंकि x एक्सिस पर लिखा है। तो स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, इंटरसेप्ट जीरो नहीं है क्योंकि c इज द इंटरसेप्ट, जीरो नहीं है, तो नेगेटिव स्लोप नॉन इंटरसेप्ट जीरो। और बच्चों ये हमारा हो जाता है किसमें फॉर द जीरो ऑर्डर, क्योंकि x इक्वल टू KT हम जीरो ऑर्डर में ही लेते हैं, तो आंसर हमारा 4th आ जाएगा, दैट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार। ओके, अगला सवाल एक इंटरेस्टिंग सवाल जो कि सीधे सीधे एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट सवालों में से डायरेक्ट उठकर आया है। डायरेक्ट इनटेक्स्ट का सवाल एनसीईआरटी का, और वो डायरेक्ट छपा छपाया आ गया नीट 2026 में। कंपाउंड P C8H8O रेड ऑरेंज पीपीटी विथ डीएनपी, या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, तो बेटा ध्यान रखना फेलिंग रिएजेंट कीटोन तो शो नहीं करता है, साथ ही साथ बेंजल्डिहाइड भी फेलिंग रिएजेंट शो नहीं करता है, तो दोनों दिमाग में आना चाहिए। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी में लिखा है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, P gives an aromatic compound Q that gives effervescence of when treating with sodium bicarbonate। मतलब डेफिनेटली जो Q होगा वो एसिड होगा, और किसी का ऑक्सीडेशन से हमें मिलने वाला है एक एसिड, सो डेफिनेटली 6 कार्बन का रिंग, C डबल बॉन्डेड OCH3, टोटल 8 कार्बन
और 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर तैयार होता है, क्योंकि इसका जब आप DU निकालिएगा तो DU 5 आएगा, बेंजीन बनेगा ही बनेगा। बेंजीन के ऊपर तुम जैसे भी स्ट्रक्चर बनाओ, प्रिफरेबली हम लोग कीटोन बनाएंगे, कीटोन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हाँ भाई डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट, तो चलो कीटोन पहला गेस तो यही करते हैं। अब ये कीटोन को जब हम लोग क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड इज H2CrO4 क्रोमिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमिक एसिड के साथ विगरस ऑक्सीडेशन जब हम लोग करते हैं तो ये हमें मिल जाता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। सो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में भी बिल्कुल यही सोल्यूशन दे रखा है, एकदम छपा छपाया, इसलिए मैं इसका आंसर 2 कर देता हूं कि इसका आंसर 2 होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगा इस सवाल में, ये एनसीईआरटी से सवाल उठ के आया है, लेकिन तुम गौर से देखना कि एनसीईआरटी के सवाल में इस प्रोडक्ट Q का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, 7 कार्बन का एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, लेकिन नीट के सवाल में यह फॉर्मूला नहीं आया है, फॉर्मूला नहीं दिया Q का फॉर्मूला, हमें सिर्फ P का फॉर्मूला पता है। तो अगर मैं तीसरे के ऑप्शन में जाऊं, तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरे ऑप्शन में भी ये 100% सेटिस्फाई करेगा ऊपर वाला सवाल, क्यों नहीं करेगा? आखिर अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हमेशा विगरस कंडीशन में ही होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अल्काइल बेंजीन ऑन विगरस ऑक्सीडेशन बाय अल्कलाइन KMnO4 और क्रोमिक एसिड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर भी अगर देखूं इस फॉर्मूला का, और इसमें अल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो फेलिंग टेस्ट, सब सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें आपका 8 कार्बन का आपको एसिड मिलता। अब चूंकि एनटीए कोशिश किया है एनसीईआरटी का सवाल डायरेक्ट उठाने का, लेकिन Q का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना भूल गया, तो चलो भाई 2 और 3 दोनों सेटिस्फाई अगर कंडीशन को कर रहे हैं तो हम लोग सेफ साइड रहते हुए एनसीईआरटी जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसी को हम लोग आंसर टिक कर रहे हैं। लेकिन थर्ड भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कीटोन का ही सिर्फ विगरस ऑक्सीडेशन होता है, अल्काइल बेंजीन का भी विगरस ऑक्सीडेशन ही होता है। सो बीइंग सेफ साइड, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, although formula is not given for Q, we will go for answer 2. Finally, answer 2. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। बच्चों ये भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके लिए आपसे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछी है। तो बच्चों यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला बात करूं तो मोल की पावर 1 - m + n, लीटर की पावर m + n - 1 एंड सेकंड इनवर्स, वेयर m + n इज द ऑर्डर। m + n क्या है? ऑर्डर है। तो बच्चों अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए m + n 0 रख दूंगा तो 0 ऑर्डर के लिए फिर यूनिट क्या आ जाएगी? मोल की पावर 1, लीटर -1, सेकंड इनवर्स, मोल 1, लीटर -1, सेकंड इनवर्स। तो ए हमारा कनेक्ट हो रहा है 4 से। इस बार मैच द कॉलम के बच्चों क्वेश्चन आए हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम m + n कितना रख देंगे? 1। अब बच्चों इस फॉर्मूले m + n 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर कनेक्ट हो रहा है, बी कनेक्ट हो रहा है थर्ड से। सेकंड ऑर्डर के लिए बच्चों आप क्या करेंगे? m + n 2 पुट कर देंगे। m + n 2 पुट कर दें तो बच्चों यहां पर मोल की पावर -1, लीटर 1, सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा कन्वर्ट का 1 से, और फिर थर्ड ऑर्डर का हमारा कनेक्ट हो जाएगा सेकंड से। तो बच्चों 0 है A 4 से, ठीक है, B है 3 से, ठीक है, C है 1 से, ठीक है। तो आंसर बच्चों सेकंड जा रहा है। देख लीजिए, आप मैच करेंगे तो आंसर सेकंड मिल जाएगा।
लेंथेनॉइड में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, सीरियम +4 भी शो करता है। बेटा सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या आता है, ये जिनोन 54, आपको याद होगा ये एक्सेप्शन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता हूं तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पर क्या बच जाएगा, 4f0 बच जाएगा। इनर्ट गैस जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बचेगा। तो पहला स्टेटमेंट, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 4f14 पे आ रहा है, बिल्कुल गलत है। अगला स्टेटमेंट, क्या इसका एटॉमिक नंबर 61 है, नहीं, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 4f0 आ रहा है, डेफिनेटली 4f0 आ रहा है। क्या इसके लिए इनर्ट गैस रेडॉन है, नहीं, इनर्ट गैस तो जिनोन है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, थर्ड। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या आएगा इसमें, 4f0 आएगा। क्वेश्चन नंबर है 69। इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट के बारे में बोला जा रहा है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वाज एडेड। डाइल्यूट H2SO4 मतलब ये ग्रुप 1 की बात हो रही है, क्योंकि अगर कंसनट्रेटेड होता तो नेक्स्ट ग्रुप की बात होती। विच गेव कलरलेस वेपर्स हैविंग द स्मेल ऑफ विनेगर। ओहो, क्वेश्चन तो यहाँ पे ही समाप्त हो सकता है। फटाफट से आंसर आप कर सकते हैं। विनेगर स्मेल जो होती है वो किसकी होती है, एसीटेट आयन की होती है। खैर आगे पढ़ लेते हैं। द वेपर्स टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिडिक नेचर। आइडेंटिफाई द करेक्ट एनायन, एनायन बताना है आपको। तो जो ग्रुप 1 की ट्रिक आपको जो सिखाई जाती है उसके अनुसार एसीटेट आयन, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है एसीटेट आयन इसमें टिक लग जाएगा विनेगर स्मेल के बाद। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल बिलो H2 to HCl, मतलब H2 से H+। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है बच्चों, गुड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। H2 से 2H+, ये इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई है, जिसका हमें ईएमएफ निकालना है। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 बाय n हो गया है। तो लॉग प्रोडक्ट में आया बच्चों HIN का स्क्वायर और रिएक्टेंट में हो गया है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ई नॉट ऑक्सीडेशन हमें दे रखा है कितना, 0। वैसे हाइड्रोजन का 0 होता भी है। 0.059 बाय 2, नियरली 0.03 मान लो, अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशन किया करो। लॉग HIN की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों, HIN की कंसंट्रेशन है 0.02, तो 0.02 का स्क्वायर, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों दैट इज 2। अब यहां से आप डेसिमल कट कर दीजिए, ये 2 डेसिमल तो 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कट हो गया। रेस्ट बच्चों मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.03 लॉग 2 इंटू 10 की पावर -4। और जैसा बच्चों मैं क्लास में कहता भी हूं, लॉग को हमेशा अलग से सॉल्व करिए। तो लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, ये -4, तो ये ओवरऑल वैल्यू बन गई है लॉग की -3.7। तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू -0.03 इंटू -3.7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। कैलकुलेट आप लोग करेंगे इसको तो आंसर नियरली 0.109 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग। इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX, HX एसिड होता है बच्चों, और आयन का कांस्टेंट दे रखा है, मतलब उल्टा दे रखा है। तो हमें पहले K निकालना होगा। K इंटू के बी इज 10 की पावर -14। तो बच्चों यहां से K की वैल्यू आ जाएगी, K भी आपको दे रखा है, तो यहां से K की वैल्यू 10 की पावर -4, मतलब pKa की वैल्यू हो गई है 4। अब एसिडिक बफर है, क्योंकि वीक एसिड से साथ कॉन्जुगेट बन रहा है बच्चों, और एसिडिक बफर की pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड।
पीके बच्चों मैंने अभी सॉल्व कर आपको बता ही दिया है, कितना आया 4। और लॉग साल्ट और एसिड, ये हमारा एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट साल्ट हो गया है, और इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब ये रेशियो 1 आ जाएगा। तो log 1 की वैल्यू 0, तो फिर pH का आंसर 4, मतलब आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छे आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम इनमें लग सकता है। एक बार देख लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। खैर, एक हाइड्रोकार्बन का यूपीएससी नेमिंग, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन इसमें सेलेक्ट होगा, और 7 कार्बन का चेन में 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। सो द पीसीसी विल बी डायरेक्ट 7 कार्बन चेन। अब बारी आया नंबरिंग का, तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट जो मौजूद हैं वो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो 1 और 3 और 5 पे मिलेगा, राइट से नंबरिंग करो तब भी 3 और 5 पे मिलेगा। तो जब 3 और 5 नंबरिंग सेम हो गया तो हम लोग क्या फॉलो कर लेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले है, मिथाइल बाद में है, इसलिए 1 नंबर 2 नंबर 3। इथाइल पहले, इसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब मिनिमम नंबर देंगे, 3 4 5 6 7। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। So the answer will be 2. Answer is second. 3 ethyl 5 methyl heptane. C2H5Cl, that is CH3CH2Cl को क्या चीज से रिएक्ट कराने पर हमें एक फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट मिलता है? और जैसे ही फाउल स्मेल शब्द सुनते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट का याद आता है कि प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म अल्काली के प्रेजेंस में फाउल स्मेल देता है प्राइमरी अमीन, दैट इज आइसोसाइनाइड। सो डेफिनेटली दिस Z इज आइसोसाइनाइड। फिर C2H5 CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड ONH2 को सबसे पहले ट्रीट किया गया Br2NaOH, हॉफमैन्स ब्रोमाइड टेस्ट। ये हटा के NH2 लगा देंगे, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग रिएक्शन कराएंगे CHCl3 के साथ और KOH के साथ। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन टेस्ट है, जिसमें हमें मिलता है CH3 CH2 NC, CH3 CH2 NC, मतलब C2H5 NC। तो डेफिनेटली X और Z, X और Z के बारे में ही पूछा है, तो X और Z है क्या? तो ये X जो होगा वो यहां पर क्या लेंगे कि CH3 CH2 NC मिले। तो RCl से RNC बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते थे? AgCN। KCN से मिलता है साइनाइड, लेकिन AgCN से मिलता है आइसोसाइनाइड, इसलिए ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट Z। तो AgCN, X इज AgCN और Z इज CH3 CH2 NC। आंसर इज 4th। Mixture of chloroform and acetone form a solution with negative deviation। बच्चों मैंने क्लास में भी बताया है नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। भाई CH3CO CH3 एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो बच्चों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा, तो फिर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव डेविएशन बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसिड। ये का यही एग्जांपल बच्चों मैंने कॉपी में आप लोगों को करवा भी रखा है, सेम टू सेम एग्जांपल है।
Identify the correct statement molality 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो बच्चों सबसे पहले मैं मोलालिटी को यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। मोलालिटी का बेसिक फॉर्मूला WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों 2.5 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट उसने दे रखा है 60 और सॉल्वेंट का वेट भी दे रखा है 75। ये आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू आएगी 0.55। बिल्कुल सही, ए वाला बिल्कुल सही है। अब हम बी को चेक करें बच्चों। बी में मोलारिटी का बेसिक फॉर्मूला WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू V, वॉल्यूम ml में। हाँ जी, वेट कितना है बच्चों 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 वैसे गिवन भी है आपको, और वॉल्यूम है 450। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों मोलारिटी आएगी 0.278। मतलब हमारा बी वाला भी सही है। सी कह रहा है एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही बच्चों, जनरल स्टेटमेंट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, गलत। हेनरीज लॉ बच्चे, सॉल्युबिलिटी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XG, हेनरी लॉ। अरे सेम प्रोपोर्शनल है, अपोजिट थोड़ी होता है, इसलिए ये डी गलत हो गया है। बाइनरी मिक्सचर ऑफ A एंड B, मोल्स ऑफ A एंड B आर NaNB, मोल फ्रैक्शन B का मोल फ्रैक्शन, तो बच्चे B के मोल अपॉन टोटल मोल होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया है। ABC इज करेक्ट, आंसर थर्ड हो जाएगा। आंसर इज थर्ड। देख लीजिए आप लोग एक बार। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलती ना करें आप। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला ऑप्शन क्या है ECl3, जिसमें E तो क्या है बोरोन और साइड में लगा हुआ क्लोरीन, इज अ मोनोमर when E is equal to boron and a dimer when it is equal to aluminium। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, 14th ग्रुप में कैटेनेशन प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम घटती है क्योंकि कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है। ये देखो तीसरा ऑप्शन, ये ऐसे एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली, ये ओनली तो नहीं होता भाई, ऑक्सीजन पे तो दूसरे चार्ज भी देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड की जैसे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आता है -1 आता है, तो ओनली -2 तो गलत है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की बात करोगे तो ऑक्सीजन में +2 भी आ सकता है। तो इनकरेक्ट बताना था आपको, तो इनकरेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर 3। यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है O3 और आपको फॉर्मल चार्ज बताना है, नॉट अ एवरेज फॉर्मल चार्ज। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर्ड 2, 1, 3 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 2 जिसपे 2 मार्किंग हो रखी है उसका चार्ज सबसे पहले बताना है। तो ये रहा नंबर 2। तो नंबर 2 जो है बेटा उसने तो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि इस पर 0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर नंबर 1 वाला ऑक्सीजन यानी कि सेंटर वाला, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 3 बॉन्ड कौन बनाता है, ऑक्सीजन के आजू बाजू वाला नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या नहीं होते, एक कम होता है। तो इसको आप नाइट्रोजन जैसा दिखाने के लिए इसके ऊपर क्या चार्ज लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा -1। तो रिस्पेक्टिवली पूछा जा रहा है, मतलब आपको पहले तो नंबर 2 का बताना है, फिर 1 का बताना है, फिर 3 का बताना है। इसका तो आ गया 0, फिर आ जाएगा +1, फिर आ जाएगा -1। 0 +1 -1, ऑप्शन नंबर 3 टिक लग जाएगा। At a certain temperature during a process 5 किलोजूल हीट इज एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सिस्टम को प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों साइन कन्वेंशन यहां पर जरूर ध्यान रखना, फिजिक्स से अपोजिट चलता है। वर्क डन इज 200 जूल, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव होगा। तो बच्चों डेल्टा E या डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q + W, ये हमारा फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो
तो डेल्टा U इजकल टू Q, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, प्रॉफिट होगा 500 जूल का प्रॉफिट है। वर्क डन बाय द सिस्टम बच्चों हम केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमारा 300 जूल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, थर्मो का इजी क्वेश्चन है, आंसर थर्ड हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, ये भी थर्मो का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 2a प्लस बी इज 2d। बच्चों डेल्टा यू दे रखा है, इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है -10 किलो जूल, ये ध्यान रखना। और डेल्टा एस जूल में, मैं आपको क्लास में भी कई बार बोलता हूं बच्चों कि डेल्टा एस जनरली जूल में होता है और डेल्टा यू या डेल्टा एच किलो जूल में होता है। हमें डेल्टा जी निकालना है, तो बच्चों डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट इजकल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। लेकिन डेल्टा एच नहीं दे रखा, आपको डेल्टा यू दे रखा है, तो पहले डेल्टा एच नॉट इजकल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है? -10 किलो जूल में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों डेल्टा एन जी कितना हुआ इस रिएक्शन का? गैसियस लेते हैं, जी मतलब गैसियस, तो बच्चों 2 - 3 दैट इज -1, डेल्टा एन जी -1। बच्चों यहां पर जूल में काम चल रहा है, 8.31/1000। टेम्परेचर 298 दे रखा है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो बच्चों आप लोग 298 की जगह 300 से सॉल्व करिए जरा एक बार। तो ये वाली टर्म बच्चों आप 300 लेकर भी कर सकते हैं, तो -10 और ये -2.4, तो ओवरऑल -12.47 के अराउंड आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दो बच्चों, डेल्टा एच -12.47, टेम्परेचर 298, लेकिन ये वाली टर्म किलो जूल में है और ये जूल में दे रखी है, -44/1000 करना पड़ेगा। किलो जूल को में लिखना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस में 0.635 के अराउंड आएगा बच्चों। और डेल्टा जी नॉट जब प्लस में होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, आंसर सेकंड बन जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार। अगेन फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल, फिर भी एक फाइनल आंसर तो देना ही है। सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूसेस नाइट्राइल टू प्राइमरी अमीन, मतलब हमें कन्वर्ट करना है RC ट्रिपल बॉन्डेड N को RCH2NH2 में, RCH2NH2 में, मतलब प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन में। सो डेफिनेटली वी कैन यूज LiAlH4, LiLH4 ये प्रोसेस दे देगा। डेफिनेटली वी कैन यूज कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, H2Ni भी देगा। डेफिनेटली वी कैन यूज D ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन, ये D भी देगा। लेकिन SnHCl भी क्यों नहीं देगा भाई? RCN को जब हम लोग SnHCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो RCH2NH2 तो मिलता ही है 100%, क्योंकि SnHCl will be a source of 4 mole of nascent atom of hydrogen, we will get primary amine। लेकिन ऑप्शन में चारों नहीं है, या तो ACD है या तो ABC है और मेंडियस को छोड़ दिया। अब मैं इस पे दो बात बोलूंगा। पहला बात, साइनाइड से प्राइमरी अमीन का बनना SnHCl से NCERT में नहीं दे रखा है। हमें तो एक ही आंसर सेलेक्ट करना है ना भाई, तो NCERT में नहीं दे रखा। अब नहीं दे रखा है इसका यह मतलब नहीं है कि यह सही नहीं है। और दूसरा कारण यह है इसमें बेटा कि SnHCl जब प्रयोग करेंगे ना तो कुछ पार्शियली SnCl2 प्लस HCl भी मिलेगा, जिससे यह साइनाइड इमीन में कन्वर्ट होगा और
HCl चूंकि एक्वस है और H3O प्लस हो गया तो स्टीफन रिडक्शन में अल्डिहाइड भी दे देगा, मतलब कि प्राइमरी अमीन के साथ अल्डिहाइड भी मिलेगा, सिर्फ प्योर साइनाइड नहीं मिलेगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्डिहाइड ऑल्सो व्हेन ट्रीटेड विथ SN aqueous HCl। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अगर हमें सिलेक्ट करना है तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ACND। ACND मतलब आंसर विल बी 1, बट आई रियली डाउट आंसर 2 भी होना चाहिए, ABC भी आंसर। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट के चक्कर में, एक ही आंसर सेलेक्ट करने के चक्कर में फर्स्ट को भी सिलेक्ट किया जा रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। पहला कारण एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, और दूसरा कारण साइनाइड का अमीन में कन्वर्जन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ अल्डिहाइड में भी परिवर्तन होने की संभावना है। मैंने एक तरह से प्योर अमीन हमें नहीं मिलेगा। इस कारण से हम लोग ये वाले आंसर पे फोकस करेंगे या प्रेफरेंस दे रहे हैं। देयरफॉर आंसर इज 1। तो यही वो 2 सवाल है ना जो थोड़ा सा ये किया, मतलब कि जैसे इसमें भी एम्बिग्विटी है, वो जो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन बाय क्रोमिक एसिड उसमें भी है। खैर अपन बेस्ट आंसर पॉसिबल जो अगर एक ही सेलेक्ट ही करना है, ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर उस हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है, जो अपनी डोनर साइड को बदल सकता है। और हमको यहाँ पे ऑक्सिलेट दिख रहा है C2O4, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन EDTA भी नहीं होता, वो तो रिंग फॉर्मेशन वाले होते हैं, हेक्सापेंटा में नाम आता है उनका। थायोसाइनेट, जैसे अगर मैं बात करूँ SCN की, तो उसको घुमा करके अपन क्या लिख सकते हैं, NCS लिख सकते हैं, चार्ज होता है इस पर -1 ठीक है। तो कभी डोनर साइड सल्फर बन जाता है, कभी डोनर साइड नाइट्रोजन बन जाता है, डोनर साइड चेंज होती है तो उसको एम्बिडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। आंसर आ जाएगा थायोसाइनेट। आगे क्या दे रखा है, इथेन 1,2 डायमीन, इसमें भी ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन जो है हमारा 3rd टिक लग जाएगा। A bulb is rated as 150 watt। बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहां पर बल्ब रेटेड 150 वाट, कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट, मतलब ओनली 8% एनर्जी मिल रही है। तो बच्चों 150 का 8% दैट इज 12 वाट ही हमें एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए मिल रहा है। और पावर इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। मान लिया नंबर ऑफ फोटोन n है, तो n इंटू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर है 12, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, एनर्जी पर फोटोन है बच्चों 4.42 इंटू 10 की पावर -19, और पर सेकेंड दे रखा है, पर सेकेंड, तो टाइम 1 हो जाएगा। तो यहां से आप 12 अपॉन 4.42 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों आप एग्जैक्ट करने मत बैठ जाना, 4.42 और मान लो तो 3 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन। तो बच्चों हमें साफ दिख रहा है 2.71 इंटू 10 की पावर 19। मैं आपसे बार बार क्लास में कहता रहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन से जाओ। अब तुम इनको एग्जैक्टली डिवाइड करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब आप 4.42 को 4 मान लो तो 12/4 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 19 विच इज द नियरली ऑप्शन। 3 इंटू 10 की पावर 19 के पास वाला ऑप्शन सेकंड दिख रहा है, आंसर इज सेकंड। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से हमें सॉल्व करना चाहिए। देख लीजिए बच्चों एक बार, क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। ओके, तो इस पे थोड़ा गौर करना होता है आपको, इनकरेक्ट, ताकि बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, कई बार करेक्ट पढ़ लेते हैं इसको। इनकरेक्ट बताना है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात, एनसीईआरटी की लाइन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड वाले बड़े आराम से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसीलिए फेमस है। फेमस स्टेटमेंट आ चुका है, मैंने क्लास में बहुत बार बोला है इस बात को। डी पाई के एग्जाम्पल पी ब्लॉक से उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल का होता है, और ये साइड में Pc2H5 होल थ्राइस, साफ साफ क्लियर कट स्टेटमेंट गिवन है एनसीईआरटी में। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, ये तो सेकंड वाला तो करेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा वाला क्या दे रखा है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई कहां से बना लेगा भाई,
ये तो देखते टिक लग रहा है, इनकरेक्ट बताना है। नाइट्रोजन के बाद डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, इससे ज़्यादा आसान सवाल हो नहीं सकता। मेटेलिक कैरेक्टर हमको वैसे भी आइडिया है कि प्योर मेटल कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में भी अल्कली मेटल भी होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होते हैं। तो अल्कली मेटल ज़्यादा अच्छे होते हैं, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो इसमें पहले अल्कली मेटल देखते हैं कौन सा है। सोडियम दिख रहा है मेरे को, ठीक है, सोडियम हो गया। अब हम जानते हैं कि सोडियम से जब हम इधर की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे हमको बेरिलियम और मैग्नीशियम देखने को मिलते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो मैग्नीशियम में ज़्यादा होगा मेटेलिक कैरेक्टर। तो सोडियम के ठीक पीछे कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम भाई साहब आ जाएंगे। मैग्नीशियम के बाद उसी फैमिली का बेरिलियम आ जाएगा। तो ये तो हो गए सारे एस ब्लॉक के, ठीक है। ये अल्कली मेटल है एंड दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल टॉप टू बॉटम वाले। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस सिलिकॉन में हमको कंपेयर करना है, क्योंकि ऑप्शन में फॉस्फोरस सिलिकॉन गिवन है। फॉस्फोरस और सिलिकॉन में पहले कौन आता है, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, पहले सिलिकॉन आता है फिर फॉस्फोरस आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पी ब्लॉक में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि फॉस्फोरस ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल है। तो मेटेलिक ज़्यादा कौन हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके बाद कौन आ जाएगा, फॉस्फोरस। तो टिक लग जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। In the qualitative analysis of Bi3 is detected by appearance of precipitate of BiOH. Calculate the pH when the equilibrium exists. बच्चों थोड़ा सा हमारा solubility से related question एक तरीके से है BiOOH, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी। आगे BiO प्लस और OH माइनस बन रहा है। तो इनिशियल अगर मैं लिखता हूं डैश 0 0, क्योंकि सॉलिड को डैश लिखेंगे। इक्विलिब्रियम पर बच्चों इसकी एस मान लीजिए, मतलब जितने OH आयन है उतना ही BiO प्लस है। तो फिर KSP इजकल टू या K इजकल टू क्या बन जाएगा, S स्क्वायर। और K की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻10। तो S हमारे पास आ गया 2 × 10⁻⁻5। मतलब S मतलब OH आयन हमारे पास आ गए हैं 2 × 10⁻⁻5। तो फिर POH क्या हो जाएगी बच्चों, 5 - log 2 4.7। तो फिर pH का आंसर 9.3। pH का आंसर 9.3। आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 86 मैच द कॉलम का है। तो पहले जो ज़्यादा आसान लग रहा है ना, आप उसको बनाइए, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पे हम मेरे को सबसे आसान दिख रहा है CH4, ठीक है। CH4 में 4 बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा वाला। तो इसको टिक लगा देते हैं। C का यहाँ पे CH4 का क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड, सामने सामने मैच हो गया। तो C का 3 दिख रहा है भाई, C का 3 यहाँ पे नहीं है, C का 3 यहाँ पे नहीं है, C का 3 यहाँ पे भी नहीं। ओहो देखा मैंने कहा था ना आपको, सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इन सब ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं। अमोनिया, जैसे कि अमोनिया में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बन गए, 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। तो डी का हो जाएगा 2, तो डी का हो गया 2 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन पूरा चेक कर सकते हैं आप। इसी तरह से C2H4 और C2H2 बनाएंगे तो वो भी ऑप्शन से मैच कर जाएंगे। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें, जो हमने देख लिया है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रहा, सीधे C पे 3 आ रहा है और CH4 सबसे ज़्यादा आसान है, 4 सिग्मा वाला, तो बन रहा है हमारे लिए सीधे सीधे। रिएक्शंस दे रखी है बच्चों, हमें बताना है Kp नॉट इक्वल टू Kc। अब Kp Kc का क्या रिलेशन है, Kp इजकल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। फर्स्ट वाली रिएक्शन में अगर मैं डेल्टा Ng निकालता हूं तो 0 होगा, और जब डेल्टा Ng 0 है, व्हेन डेल्टा Ng 0, तो बच्चों हमें पास क्या जाएगा, Kp इजकल टू Kc। तो ये तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम डेल्टा Ng निकालें तो इसका भी 0 है,
मतलब यहां भी Kp इक्वल टू Kc होगा, ये भी नहीं चलेगा। थर्ड ऑप्शन में डेल्टा Ng निकालें, वो भी 0 है, वो भी नहीं चलेगा। फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा Ng बच्चों 2 - 4 दैट इज -2, डेल्टा Ng 0 नहीं है, मतलब Kp नॉट इक्वल टू Kc हो जाएगा। आंसर फोर्थ आ जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए एक बार। ओके, CH3 CH2 CH2 OH PCl5। तो भाई एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है, CH3 CH2 CH2 OH प्लस PCl5, it will always give CH3 CH2 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। मतलब ये हो गया बेटा X, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH मतलब डिहाइड्रो हेलोजनेशन, वी विल गेट प्रोपेन, और प्रोपेन का रिएक्शन करा दिया HBr, और इतना बड़ा सा एक कंपाउंड दे दिया है, भले दे दिया है, लेकिन ये है बेसिकली R2O2 विच इज पेरोक्साइड। तो HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, सो CH3 CH2 CH2Br विल बी द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज Z। तो सवाल पूछ रहा है कि X और Z क्या क्या है, तो POCl3 और प्रोपाइल ब्रोमाइड, POCl3 और प्रोपाइल ब्रोमाइड, आंसर इज फोर्थ। The major product Z formed in the following sequence of reaction: C2H6 बेसिकली CH3CH3 इथेन है, Cl2H न्यू तो CH3CH2Cl बन जाएगा, मोनोक्लोरिनेटेड लिखा भी है। अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन हमेशा हमें मिलता है प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन तो हमें मिल जाएगा CH3CH2 अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, हमें मिलेगा कार्बोकटायन, और इस कार्बोकटायन के साथ ये वाटर लास्ट स्टेप में जो जोड़ा जा रहा है ये हमें दे देगा एल्कोहल CH3CH2OH। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, तो आंसर विल बी फोर्थ। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, व्हेन 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर कंप्लीट रिएक्शन एट STP बिकम 1.4। टोटल वॉल्यूम कितना बोल रहा है? 1.4। तो बच्चों CO2 रेड हॉट का कार्बन से रिएक्ट कर CO देगा। इनिशियल इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर कह सकते हैं, ये तो डैश है, ये 0, सॉलिड तो डैश ही चलता है बच्चों। फाइनल में x की टर्म में लिखूं 1 - x, इसको मैं लीटर ही लिख देता हूं, या आप डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, और ये 2x हो गया। टोटल आपको दे रखा है 1 - x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1.4, 1 + x इज इक्वल टू 0.4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 0.6। तो ये हमें मिलेगा, ठीक है, टोटल 1.4 दे रखा है, x की वैल्यू बच्चों 0.6 आ गई है, 1 + x इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 1.4, तो x की वैल्यू आ गई है 0.4। x की वैल्यू 0.4 रख देंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, और ये 0.8। तो CO2 इज 0.6 लीटर एंड CO इज 0.8 लीटर। आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?